आपको थोड़ा सा हिंदी दिवस के बारे में भी बताना चाहिए। हम क्यों हर साल लेते हैं? जैसा कि सत्येंद्र जी ने थोड़ा आपको बताया, आज़ाद भारत का जब संविधान बना उससे पहले के इतिहास में भी आप थोड़ा सा देखें, हिंदी कभी हमारी राजभाषा नहीं रही, इसीलिए दिक्कत ज़्यादा है। लेकिन जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, आप भी जानते हो, विविध प्रांतों का यह देश है, विविध भाषाओं का, विविध देश धर्मों का, और एक लंबी गुलामी ने हमको यह एहसास दिलाया, हम अलग अलग चीज़ों में बटे हुए लोग अगर बटे रहेंगे तो इसी तरह गुलाम बनेंगे। हमें एकता में बांधने की ज़रूरत है, और वो कोई एक भाषा होगी, क्योंकि एक व्यक्ति मलयालम बोलेगा, दूसरा डोगरी बोल रहा है, तीसरा गुजराती, तो आपस में एक्सचेंज ऑफ व्यूज क्या अंग्रेजी माध्यम से होगा? एक विदेशी भाषा से हम जुड़ेंगे क्या? उचित नहीं था। आज़ादी से पहले ही स्वतंत्रता सेनानियों ने इस बात को रियलाइज किया था, महसूस किया था कि हमें एक भाषा जोड़ेगी, और वो हिंदी ही थी। इसका ये कहना नहीं है कि किसी एक प्रदेश की वजह से ऐसा हो रहा था। शुरू से हम इतिहास देखें, आर्य शंकराचार्य, गुरु नानक, मीराबाई, कबीर, अमीर खुसरो, रहीम नस्खान जैसी हस्तियां, उन्होंने अपना संदेश जो जन जन तक पहुंचाया है हिंदी में, जिसे सदुकड़ी भाषा कहा जाता था उस समय, और साहित्य हो रहा था ब्रज अवधि में। जैसे मैडम को ब्रज की बहुत माधुर्य पसंद है, लेकिन जन जन तक वो पहुंच नहीं रहा था। उसे महसूस किया, जिसे हम सदुकड़ी और बाद में खड़ी भाषा कह रहे थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसे साहित्य की भाषा में लाया, ताकि जन जन तक हमारी बात पहुंचे। स्वतंत्रता के बाद सभी कानून कायदे बन रहे थे, संविधान आया, वहां पर आप थोड़ा सा इस तारीख को अपने मन में नोट कर लें, क्योंकि विद्यार्थी की उम्र, ये जो दौर हमने भी देखा है, इस वक्त जो बात कही जाए वो बैठ जाती है हमेशा के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके समय में आपको हैरानी होगी कि 12 सितंबर 1949 से 14 सितंबर तक 2 दिन लगातार बहस और बातचीत होती रही विद्वानों की, राजभाषा को लेकर, कौन सी राजभाषा होगी और क्यों हो, क्या इसका प्रभाव होगा, और अंत में 14 सितंबर को शाम को ये घोषित हो गया कि हिंदी हमारी राजभाषा। इसकी 3 बातें ध्यान में रखिए। ये कहा गया, राजभाषा क्या होती है? कल भी कुछ बच्चे इधर उधर हो रहे थे। राजभाषा बच्चों वो है जिसमें देश का कामकाज होता है। आपके दफ्तरों में, बैंकों में, कंपनीज में आप आगे जाएंगे, बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। वो सारा कामकाज हमें अपने देश की भाषा में करना चाहिए या विदेशी भाषा में? आपका क्या विचार है? अपनी भाषा में होना चाहिए ना, क्योंकि हम विदेशी भाषा के अंदर जा चुके थे। काफी समय तक गुलाम रहने पर हम चाहे अंग्रेजी तोड़फोड़ के लिख रहे थे, उस टाइम अंग्रेजी स्कूल इतने नहीं आए थे जो आज आप काफी ज्ञानी बन गए हैं, उस वक्त तक इतना नहीं था। लेकिन हम क्यों दूसरी भाषा में अपने राजकाज को चलाएं? हालांकि अभी भी मजबूरी चल रही है, हमें अपनी भाषा में करना है। और इसी को लिए कहा गया कि देश की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, लेकिन अंक यानी फिगर्स अंतरराष्ट्रीय होंगे, जिसमें आप 1 2 3 4 लिख रहे हैं। वो मजबूरी कुछ अलग थी। टाइपराइटर तब टिक टिक वाला होता था, किसी ने फिल्म पुराने देखी होगी तो याद आएगा, उसकी कुछ दिक्कतें थी। अंतरराष्ट्रीय अंकों को स्वीकार किया गया और इसे लागू किया गया। मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगी, आप इतिहास में जाइए, बहुत पुराने में भी हमें हिंदी के कुछ पत्र मिलते हैं जुड़ने के लिए लोगों से। अमीर खुसरो की पहेलियाँ मिलती हैं जो दिखाती हैं कि हिंदी का प्रसार था। लेकिन ये भी एक सच है कि अगर आप हिंदी में काम नहीं करोगे तो जब आप बाहर जाते हो तो आपकी पहचान क्या है? मुझे बहुत दुख होता है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, आपको जब टीवी में, हमें सबको एंट्री तो हर एक में नहीं मिलती ना, वैज्ञानिक या दूसरे अपने देश में भी होते हैं या बाहर में भी, स्टेज पर हर देश का जो प्रतिनिधि जाता है वो अपने देश की भाषा में ही बोलता है। लेकिन मेरे देश का जब विद्वान या वैज्ञानिक जाता है वो अंग्रेजी में अपना भाषण अधिकांश बोलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें इसमें से बाहर आना होगा, और इसमें मदद मुझे इस पीढ़ी से मिलेगी जो आगे चले, क्योंकि हमारी पीढ़ी उस दोनों दौरों के बीच में से गुजरी है। लेकिन आज इस युवा पीढ़ी के मन में अगर इस बात को डाल दिया जाए कि इस बात को हमें ये डालना है कि ये आपकी भाषा है, इसके प्रति अपना मनोबल गिराओ नहीं। 2-3 चीज़ों में हम खुद, परिवार भी जिम्मेदार है, समाज भी और देश भी।
हम ये महसूस कराते हैं अंग्रेजी से ही आपकी पहचान, आप ज़्यादा सभ्य नज़र आ रहे हैं, सिविलाइज्ड जेंटलमैन नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं, हम समझते हैं उसका मॉरल थोड़ा डाउन हो गया, ये बहुत पीछे है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए मेरे साथ वाले को सिर्फ अंग्रेजी आ रही है, वो भी पूरा पंडित नहीं है, भाषा का ज्ञानी हर कोई नहीं होता है, सिर्फ काम चुनाव अंग्रेजी होती है। मुझे दोनों भाषाओं का ज्ञान है और तीसरी भी पकड़ी है, मातृभाषा। मातृभाषा को मत भूलिए, वो आपकी अपनी पहचान, ठीक है। ये रहा मेरा इसके बारे में कहना। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगी, हिंदी वो एक्सेप्ट हुई है, आप लोगों को भी अपने काम करते थे, जिसमें दूर दूर से आए हुए शब्दों को, हिंदी में एक क्षमता है सबको एक्सेप्ट करती है हर भाषा के शब्द को, जिसमें हमारी बात समझ में आए। हम ये नहीं बोल रहे कि रेलवे का अनुवाद करने बैठ जाओ, एरोप्लेन का अनुवाद करने बैठ जाओ, वायुयान बोला गया, लेकिन आप बताइए एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस, क्या हम उसका ONGC वगैरह ये क्या हम पूरा अनुवाद कर पाए? एयर इंडिया का क्या अनुवाद करेंगे? वो शब्द जो दूर तक चले गए, यहाँ आप देखिए पेन, पैंट, शर्ट, फार्मर्स की भाषा में भी जा चुका है। जो शब्द दूर चले गए हैं उनको हिंदी ने आत्मसात कर लिया, अपने अंदर समा दिया। आप देखोगे मंजूर शब्द उर्दू से आया होगा, हमने एक्सेप्ट किया। यहाँ पर भाषा आयोग ने भी हमें यह कहा कि जब भाषा बनाई जाए मंत्रालयों के लिए, उसमें आप संस्कृत का बेस लें, लेकिन बचे खुचे जो शब्द हों देशी भाषाओं से लें। और जैसे कि आपको अभी इन्होंने बताया 22 भाषाओं में नेपाली भी है, तो इसका फायदा क्या है हमें? इसका फायदा यह है बच्चों, जो अनुच्छेद 343 में संघ को राजभाषा हिंदी बताएगी, वहां एक अनुच्छेद है 351 आर्टिकल, वो आपके लिए बहुत काम का, मैं सिर्फ उसी पे जोड़ दूंगी, बाकी कुछ कहने का भी फायदा नहीं है इस वक्त। 351 में शेड्यूल 8, उस पर ध्यान दीजिए, आपके टीचर से भी अनुरोध है आपको बताएं। वहां पर 22 भाषाएं हैं, लेकिन क्या वो गजट में सिर्फ सजावट है? नहीं, उन भाषाओं ने आपको ये रास्ता दिया है कि इन भाषाओं में आप ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम, नौकरी की परीक्षा दे सकते हैं, परीक्षा पत्र ले सकते हैं, इंटरव्यू भी दे सकते हैं। तो ये जो छूट मिली, इसमें हमने देखा जो UPSC में IAS की परीक्षाएं हो रही थी, एक वक्त था सिर्फ दक्षिण के लोग मुझे उसमें पास होते हुए दिखाई देते थे, जो नाम न्यूज़पेपर में आते थे। लेकिन जिस दिन से ये छूट दी है आपके विद्यार्थियों को, पूरे भारत के संदर्भ सीधे दिखाई देते। ये बहुत बड़ी चीज है, जिन लोगों को नहीं पता हो, आप लोग इस रास्ते पे आगे बढ़ने वाले हैं, जब ऑल इंडिया लेवल के आप एग्जाम देंगे आगे जाने के लिए, इसको ध्यान में रखिए कि आपको उसकी छूट दी होगी। अब मैं हमारी संस्था के बारे में आपसे सत्येंद्र जी ने थोड़ा बताया, मैं बताना चाहूंगी। हिंदुस्तानी प्रचार सभा 1942 में महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता जी, उनका दृष्टिकोण सोचिए। मैंने भी उनको आपकी तरह किताब में 2 पेज ही पढ़े थे, लेकिन उनको जाना वहां जान के, उन्होंने एक बहुत बड़े विजन के साथ उसकी स्थापना की थी। और आज भी 80 साल से अब तक ये संस्था चल रही है अपने बल पे। इसमें सरकारी सहायता कुछ नहीं ली जाती, अपने बल पे। वो मानना पड़ेगा कि गांधी जी ने उसमें जो विजन डाला था, उसके कर्णधारों ने आगे उसे पकड़े रखा। जहां 2 भाषाएं, हिंदी उर्दू, 2 अनुभाग है मेरे पास, दोनों में ही हम प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करते हैं। जो सीखना चाहते हो, उर्दू सीखने के लिए बड़ी उम्र के लोग भी आते हैं हमारे पास, और हिंदी के लिए भी जो आपके कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हम सरल हिंदी कोर्स बनाकर कॉलेजेस में भेजते हैं, और बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है। इसके साथ ही एलोकेशन, जो वाक्य स्पर्धा, आप लोग जो पार्टिसिपेट यहाँ भी करते हैं, वो भी हम कॉलेजेस में करते हैं। मुख्य उद्देश्य यही होता है, बच्चे जो भाषा से दूर चले गए वो उसमें लौटें, कोशिश करें हिंदी में बोलने की, कहने की, अपनी अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन देने की। और कोई उद्देश्य नहीं होता। हम क्यों आपके कॉलेज में, आपके इंटरनेशनल स्कूल में आके मिलते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, आपके टीचर, विषय भेज दिया जाता है 15 दिन पहले ही। इसके साथ उनको जब हम प्रोत्साहन पुरस्कार देते हैं तो वो हमसे जुड़ते हैं। इस संस्था का शिक्षा के साथ साथ सोशल एस्पेक्ट भी जुड़ा हुआ है। संस्था आजकल जिस एक बड़ा जो काफी पूरा हो चुका है, देश के केंद्रीय कारागृहों में हमारे बहुत सारे जेल्स हैं जो केंद्रीय जेल बने, उसमें जितने कैदी हैं, ताकि उनका मानसिक विकास हो, बौद्धिक संपदा भी उन्हें मिले, उनसे बातचीत करके सुप्रीडेंट से हम लोगों ने लाइब्रेरीज खोली हैं जहाँ किताबें थी उनके पढ़ने के लिए। और बाद में इसका रिस्पॉन्स भी पता किया तो रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव मिला
कि शाम होते ही हमने टाइम फिक्स किया है, कैदी लाइन लगाते हैं पुस्तक पढ़ने के। तो कुछ तो पढ़ने के बाद उनके सोचने में फर्क आएगा, चाल चलन में फर्क आएगा। ये हमारी कोशिश है और लगभग अधिकांश जेलों में हम स्थापित कर चुके हैं। इसके साथ ही पिछले साल एक और कार्यक्रम शुरू किया गया जो अभी सिर्फ महाराष्ट्र तक है। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार ने आश्रमशालाएं बनाई हैं जहां उनके रहने की भी व्यवस्था, बच्चों की हमें अच्छा लगा जान के, और पढ़ने की भी। वहां पर आपकी तरह मोबाइल की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो वो बच्चा अगर किसी शब्द के बारे में जानना चाहता है, अर्थ देखना चाहता है, तो कहाँ जाएगा? हम वहां पर निःशुल्क शब्दकोश का वितरण भी कर रहे हैं। ये वितरण काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स पा रहा है। उन्हें हम ये सुविधाएं भी देते हैं। इसके साथ मैं कुछ पंक्तियां आपको देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ये पता है प्रोस से ज्यादा पद्य जो है लोगों के मन में उतर जाता है। हिंदी के बारे में है, मीरा ने तुतलाया जिसमें और सूर ने गाया है, खुसरो और खान ने जिसको खुशी खुशी अपनाया है। जो कबीर तुलसी नानक की स्वर लहरी बन गूंजी थी, जो रहीम जायसी और कामिल हुल्के, जिनकी डिक्शनरी है आपके पास, कामिल हुल्के की पूंजी थी, प्रेमचंद की ग्राम कथा बन जो पन्नों पर उतरी थी, कभी तुलसी का राम बनी, कभी निराला की पुत्री थी, जो अब भी सारस्वत पुत्रों की कृतियों में जिंदी है, कोटि कंठ की कोमल वाणी, राष्ट्र भारती हिंदी।